आज हमें पढ़ना है बॉन्ड पैरामीटर्स। क्या पढ़ना बेटा? बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स क्या है बेटा? बॉन्ड पैरामीटर्स है कि किसी भी बॉन्ड, दो एटम्स के बीच में जब कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है तो उनकी बॉन्ड लेंथ, उनका बॉन्ड एंगल, उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और बॉन्ड ऑर्डर, चार चीजों की हमें रिक्वायरमेंट होती है। क्या क्या? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, इन चारों को मिलाकर के हम कहते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स। क्या कहते हैं? बॉन्ड पैरामीटर्स। तो बॉन्ड पैरामीटर्स में सबसे पहले हमारे पास है वो है बॉन्ड लेंथ। क्या बेटा? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? तो बॉन्ड लेंथ जो है इसको डिफाइन करते हैं कि इट इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, इट इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई। दो नाभिकों के बीच की जो साम्य दूरी है, किसी भी मॉलिक्यूल में जो दो बॉन्डेड एटम होते हैं, उन दो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस है ना। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको? इट इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस between the nuclei of two bonded atoms in a molecule। किसी भी मॉलिक्यूल में जो दो बॉन्डेड एटम होते हैं, उन दोनों बॉन्डेड एटम के बीच के जो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जैसे दो बॉन्डेड एटम है, एक एटम ये हो गया, एक एटम ये हो गया, है ना। ये इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस है। तो इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। इनके न्यूक्लियस के डिस्टेंस का हाफ क्या होती है? एटॉमिक रेडियाई। वो क्या होती है? एटॉमिक रेडियाई। और इनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। अब ये जो बॉन्ड लेंथ है, अगर वो कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है तो उसको बोलते हैं कोवलेंट रेडियाई, सहसंयोजक त्रिज्या। और अगर वो नॉन बॉन्डेड हैं, फ्री स्टेट में हैं, तो उनके न्यूक्लियर के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं वैन डर वाल्स रेडियाई, है ना। एक तो कौन सी? कोवलेंट रेडियाई और एक वैन डर वाल्स रेडियाई, है ना। तो हमारे पास यहां बात आती है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं। बॉन्ड लेंथ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ को अगर हम देखें, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, इसमें सबसे पहला फैक्टर जो हमारे पास आता है वो आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो एटम के बीच में जितना ज्यादा होगा, मतलब एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा वो एक दूसरे के उतने पास में होंगे, जितने पास में होंगे उनकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम हो जाएगी। ठीक है, दो एटम्स आपस में जब कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं तो उनके बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बेटा? अलग अलग है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी, तो जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा वहां पर उनकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। मतलब अगर आपसे बोले कि OH बॉन्ड, HF बॉन्ड, OH और HF दोनों में से बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है? तो OH की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है।
तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उनकी जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगी, अंतर नाभिकी दूरी, वो क्या होगी, कम होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस with the increase in difference in electronegativity। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी, है ना। जैसे H2O OH बॉन्ड की हमने बात की, है ना, जैसे हमने HF बॉन्ड की बात की, तो जैसे जैसे क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। सेकंड हमारे पास जो फैक्टर आता है वो आता है एटॉमिक साइज। क्या आता है, एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज की अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जिसका साइज जितना बड़ा होगा उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी कि नहीं होगी। साइज जितना बड़ा होगा नाभिक से दूरी उतनी ज्यादा होगी, और न्यूक्लियस से डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उसका बॉन्ड लेंथ भी उतना ज्यादा होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी उतनी ज्यादा होगी। यानी कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, है ना। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। जैसे अगर आपसे बोले कि बताओ HF, HCl, HBr एंड HI सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसमें है, HI में, क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है। तो जिसका साइज जितना बड़ा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ भी उतनी ज्यादा होगी। जैसे आपसे बोले कि N2 P4, है ना, AS2, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सारे कहां से बिलोंग कर रहे हैं, एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। तो हम अगर यूं बोले कि N बॉन्ड लेंथ, PP बॉन्ड लेंथ, AS बॉन्ड लेंथ, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। तो पहला फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उसका बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा। दूसरा एटॉमिक साइज कि जिसका साइज जितना बड़ा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तीसरा जो फैक्टर हमारे पास आता है जो बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करता है वह है प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। तो अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो लोन पेयर क्या करेगा बेटा, लोन पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, और जब रिपल्शन होगा तो एक दूसरे से थोड़ा दूर चले जाएंगे तो उसका लेंथ बढ़ जाएगी। जैसे अगर हम बात करें कि N2H4 और N2F4, N2H4 और N2F4, इसमें NH बॉन्ड और NF बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी। तो अगर हम N2H4 की बात करेंगे तो N2H4 कुछ ऐसा होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। तो यहां पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ तो ज्यादा होगी। हमसे पूछ रहा है NH बॉन्ड लेंथ के बारे में। उसी तरह अगर हम बात करें N2F4 के बारे में, N2F4 में क्या होता है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, इसके साथ में यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है और फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर होते हैं, है ना। ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17, नाइट्रोजन ग्रुप, ऑक्सीजन ग्रुप और हैलोजन ग्रुप,
ये हमेशा लोन पेयर के साथ होते हैं। तो यहां पर जो नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच में रिपल्शन है वो ज्यादा होगा, तो यहां पर NF बॉन्ड लेंथ जो होगी वो ज्यादा होगी किससे, NH बॉन्ड लेंथ। क्यों होगी समझ गए, क्योंकि जब लोन पेयर है तो लोन पेयर के बीच में क्या होगा बेटा, रिपल्शन होगा, और लोन पेयर के बीच में अगर रिपल्शन होगा तो जितना ज्यादा रिपल्शन होगा वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, और जितना वो एक दूसरे से दूर जाएंगे उनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ती जाएगी। समझ में आ रही बात, एग्जांपल समझ में आई है ना। चौथा हमारे पास आता है पोजीशन ऑफ बॉन्ड्स। पोजीशन ऑफ बॉन्ड्स, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं PCl5। PCl5 में क्या होता है, फास्फोरस, ये 3 क्लोरीन, ये 2 क्लोरीन यहां पे। इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या होती है बेटा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये जो बॉन्ड्स हैं इनको बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं इनको, इक्विटोरियल बॉन्ड्स, ये वाला है। और ये जो बॉन्ड्स इनको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। अक्षीय बंध और विषुवतीय बंध। एक्सियल बॉन्ड जो होता है यहां पर बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री का, और इक्विटोरियल बॉन्ड जो होता है यहां पर बॉन्ड एंगल होता है, एक्सियल बॉन्ड सॉरी, यहां पर होता है 120 डिग्री का, है ना। तो इक्विटोरियल बॉन्ड्स जो होंगे इनकी बॉन्ड लेंथ कम होगी और इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। यानी मैं क्या कह सकता हूं कि जिसका बॉन्ड एंगल कम होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। यहां पर बॉन्ड एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये वाले जो बॉन्ड है ना, ये लेंथ ज्यादा होती है। आपने इसके स्ट्रक्चर भी, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल और बाइपिरामिडल, ये जो 2 बॉन्ड निकलते हैं लंबे होते हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जहां पर बॉन्ड एंगल कम होगा, वहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो जो 90 डिग्री के बॉन्ड हैं उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, और जो 120 डिग्री के बॉन्ड हैं इनकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। समझ आ रही है बात, है ना। तो ये है क्या, पोजीशन ऑफ बॉन्ड्स। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, बॉन्ड लेंथ को, है ना। क्या क्या फैक्टर्स हैं, पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम। दूसरा एटॉमिक साइज जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ भी उतनी ज्यादा। तीसरा लोन पेयर, तो जहां पे लोन पेयर रिपल्शन होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। चौथा पोजीशन ऑफ बॉन्ड, तो पोजीशन ऑफ बॉन्ड में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो इक्विटोरियल बॉन्ड्स होंगे उनकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, और जो एक्सियल बॉन्ड होंगे उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। समझ गए बात को, जहां पे बॉन्ड एंगल कम वहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा, और जहां पे बॉन्ड एंगल ज्यादा वहां बॉन्ड लेंथ कम। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये हो गया कि हमारा बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के बाद में सेकंड हमारे पास जो आता है वो आता है बॉन्ड एंगल। इससे पहले मैं आपकी बुक में कुछ डेटा गिवन है उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखो आपकी बुक में ना, अच्छा एक चीज और रह गई है, 5th पॉइंट, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बंद क्रम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बंद क्रम। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब, बंद क्रम का मतलब क्या होता है कि 2 एटम आपस में कितने बॉन्ड बना रहे हैं। अगर 2 एटम आपस में सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं तो हम बोलेंगे कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। अगर 2 एटम आपस में डबल बॉन्ड बना रहे हैं तो हम बोलेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है। और 2 एटम अगर आपस में 3 बॉन्ड बना रहे हैं तो हम बोलेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर 1 सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है, ये डबल बॉन्ड यूं, ट्रिपल बॉन्ड यूं, ओवरलैपिंग बढ़ती जाती है।
ये कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। ये कौन सा बॉन्ड है? डबल। ये कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एटम क्या आते जाएंगे? एक दूसरे के पास आते जाएंगे, और जैसे जैसे पास आते जाएंगे वैसे वैसे उनका बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। समझ गए बात को, है ना? तो अगर हम बोले कि कार्बन और कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड बना रहे हैं, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं, तो सबसे ज्यादा यहां पर बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा? तो सबसे ज्यादा होगा सिंगल बॉन्ड का, फिर होगा डबल बॉन्ड का, फिर होगा ट्रिपल बॉन्ड का। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ वैसे वैसे कम होती जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर, है ना? जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा। यहां पर बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन भी लिख लो कि भी आपस में कितने बॉन्ड बना रहे हैं उसको बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं, है ना? द नंबर ऑफ बॉन्ड्स formed between two atoms, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? इट्स कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। तो दो एटम आपस में जितने ज्यादा बॉन्ड बनाएंगे उनके बीच की डिस्टेंस उतनी ही कम होती जाएगी। तो सिंगल बॉन्ड से कम डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से कम ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है? अब आपकी बुक में कुछ डेटा गिवन है टेबल नंबर 4.2, 4.3 एंड 4.4 में। इसमें क्या दिया है देखेंगे आप कि देखो आपको इससे रिजल्ट निकालने की कहना क्या चाह रहा है ना? देखें OH CH NH, ठीक है? CH के बाद में है NO, OH CH NO, फिर CO CN CC, ठीक है? सिंगल बॉन्ड ही चल रहा है अभी तक। फिर C डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड N, फिर C ट्रिपल बॉन्ड N एंड C ट्रिपल बॉन्ड C। इनकी बॉन्ड लेंथ क्या क्या गिवन है देखो आप। OH की जो बॉन्ड लेंथ है वो है 96, 107, 136, 96, 107, 136, ठीक है? 143, 143, 154, 143, 143, 154 याद नहीं करना आपको, आपको डेटा से कंक्लूजन निकालना है कि क्यों ऐसा है, ठीक है? 121, 122, 133, 121, 122, 133 और लास्ट के हैं 138, 116, 120, 138, 116, 120। तो देखो इन सब में आपको क्या दिख रहा है कि सबसे मिनिमम जो बॉन्ड लेंथ है वो है OH की, O और H की। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना? 4 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे कम है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो क्या है? ज्यादा है। चलो इन दोनों में देखो आप CH और NO दोनों में से बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है? NO की। क्यों? CH से ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है? NO की। क्यों? नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों के पास लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर होगा और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होगा,
तो इनमें क्या होगा, लोन पेयर रिपल्शन, इनमें क्या होगा, लोन पेयर रिपल्शन। ठीक है, CO और CN के बॉन्ड लेंथ नियरली इक्वल है, नियरली क्या बेटा, इक्वल है, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है ना, तो बॉन्ड लेंथ लगभग बराबर आएंगे इनकी। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 154, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ही नहीं, है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। C डबल बॉन्ड O में 121, सिंगल बॉन्ड O में 143 और डबल बॉन्ड O में 121, दिख रहा है। कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी है, 143, और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी है, 121। क्या मतलब पड़ा इससे, कि डबल बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, है ना, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, कम हो गई, बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, कम हो गई। वैसे ही कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को देखो 154 और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को देखो 133। तो जब सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, डबल बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड लेंथ कम है ना। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को देखो 120 और कम हो गई, है ना। तो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, कम होती जा रही है। बात समझ में आ रही है। इसके बाद कोवेलेंट रेडियस कुछ मॉलिक्यूल्स की और दी हुई है सेकंड टेबल में। क्या क्या गिवन है आपको डेटा, है ना, 3-4 देख लेते हैं हम लोग। H2 F2 Cl2 Br2 I2 N2 O2, H2 Cl2 Br2 I2 O2 N2, है ना। और लास्ट में है आपके पास HF HCl HBr HI, HF HCl HBr HI। H2 की जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज 74, Cl2 Br2 I2 144 199 228, F2 भी है, ठीक है। F2 की कितनी है बेटा, 144 199 238, ठीक है, 228 फिर 267। पहले यहां इनके बारे में बात करो, ऐसा क्यों हो रहा है, लगातार बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जा रही है, क्यों, साइज बढ़ता जा रहा है। हाइड्रोजन का साइज सबसे छोटा तो उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, तो अब तो बॉटम आते क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। फिर देखो O2 का और N2 का 121 109 121 109, बताओ रीजन, बॉन्ड ऑर्डर। O2 कैसे बनता है, O डबल बॉन्ड O, है ना, O डबल बॉन्ड O, और N2 कैसा बनता है, N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। तो जिसमें बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसकी बॉन्ड लेंथ कम है, समझ रहे हैं। फिर देखो HF HCl HBr HI 127 141 160, सारे समझ रहे, 92 127 141 160, बताओ रीजन। HF HCl HBr और HI इसमें दोनों फैक्टर काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी ज्यादा है और साइज भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो HF में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा और फ्लोरीन का साइज भी सबसे छोटा है, इसलिए इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, है ना। HCl का थोड़ा ज्यादा होगा, HBr का उससे भी ज्यादा होगा, HI का सबसे ज्यादा होगा। समझ आ रही बात। तो ये सारे डेटा हैं जो हमारे को बता रहे हैं कि जो हमने फैक्टर्स लिखे हैं, है ना, आपकी बुक में फैक्टर्स नहीं दिए हुए अलग से, केवल बॉन्ड लेंथ को डिफाइन किया हुआ है, फैक्टर्स इस डेटा से निकलते हैं, है ना। ये जो डेटा आपको गिवन है, डेटा बता रहा है कि जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ेगा, रेडियस कम होती जाएगी, साइज बढ़ेगा, रेडियस बढ़ती जाएगी। तीसरा, लोन पेयर जितने ज्यादा होंगे रिपल्शन होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। चौथा, पोजीशन, जो बॉन्ड एंगल कम होगा जहां पे वहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, जहां बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा वहां बॉन्ड लेंथ कम होगी। फिर बॉन्ड ऑर्डर, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा
बोलो, उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी, ठीक है। और ये सारा डेटा इसके सपोर्ट में है। क्लियर है बात? तो ये हमारे पास हो गया क्या, बॉन्ड लेंथ। इसके बाद हम पढ़ेंगे बॉन्ड एंगल के बारे में। फटाफट कॉपी करो उसको। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है बॉन्ड एंगल। क्या बेटा? बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल बंद कौन? बॉन्ड एंगल क्या है? इट इज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इट इज द bond between the orbitals containing bond pair of electrons, है ना। जिन ऑर्बिटल्स के अंदर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता है, उन ऑर्बिटल्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है, उन ऑर्बिटल्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है, उसको हम बोलते हैं क्या, बॉन्ड एंगल, है ना। जैसे पानी है, सब जानते हैं पानी के बारे में, वाटर मॉलिक्यूल H2O, है ना। इसमें कितने पेयर हैं जिनके पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने ऑर्बिटल्स हैं? इस ऑर्बिटल में भी, इस ऑर्बिटल में भी है ना। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, इनमें लोन पेयर है, इनके बीच का एंगल नहीं देखते हैं, है ना। लोन पेयर का एंगल नहीं देखते हैं, किसका एंगल देखते हैं? बॉन्ड पेयर का। कि जिन ऑर्बिटल्स में बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्ड पेयर का मतलब जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट लिया है, उन ऑर्बिटल्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। It is not the angle between the bond pair and lone pair. It is not the angle between lone pair and lone pair. It is the angle between bond pair and bond pair. तो दो बॉन्ड पेयर्स के बीच में कितना एंगल बनता है किसी मॉलिक्यूल के बीच अंदर, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। समझ आ रही बात, है ना। डेफिनेशन समझ में क्या वो लिखा हमने, इट इज द बॉन्ड बिटवीन द ऑर्बिटल्स, उन ऑर्बिटल्स के बीच में बॉन्ड, है ना, विच कंटेन्स बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनके अंदर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन ऑर्बिटल्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। ये एक्चुअल में क्या है, ये क्या चीज है, ये बॉन्ड जो है ना, ये क्या चीज है, ये एक ऑर्बिटल है। अभी हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे जब पता पड़ेगा कि ये ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना। तो ये भी ऑर्बिटल्स हैं, ये भी ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल भी भरे हुए हैं, ये ऑर्बिटल भी भरे हुए हैं। इन ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से हैं, लोन पेयर के हैं, और इस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है कौन से हैं, बॉन्ड पेयर के हैं। तो हमें उन ऑर्बिटल्स को देखना है केवल जो आपस में, जिनके अंदर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, उनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। समझ गए बात को। अब बॉन्ड एंगल को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करता है बेटा? सबसे पहला फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो है बॉन्ड ऑर्डर। क्या बेटा? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल भी उतना ज्यादा होगा। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर, है ना। बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर। मतलब कैसे? जैसे अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है बेटा? ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। एल्काइंस की ज्योमेट्री कैसी होती है? लीनियर। कैसी ज्योमेट्री होती है? लीनियर,
है ना। तो लीनियर ज्योमेट्री होती है तो उसका बॉन्ड एंगल क्या हुआ, 180 डिग्री। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है कितना, 120 डिग्री, है ना। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री के आसपास। तो आपको क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी घटता जा रहा है। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, है ना, यानी ट्रिपल बॉन्ड वाले का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, डबल बॉन्ड वाले का उससे कम होगा और सिंगल बॉन्ड वाले का सबसे कम होगा। ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास कौन सा बेटा, बॉन्ड ऑर्डर हमने पढ़ लिया। इसके बाद में आएगा बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड ऑर्डर समझ में आ गया तो बॉन्ड लेंथ अपने आप बता सकते हो। बताओ इनमें से बॉन्ड लेंथ सबसे कम किसकी है, ट्रिपल बॉन्ड वाले की, और इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है ना। यानी कि जिसकी बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी उसका बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा, है ना। इससे कंक्लूजन निकल रहा है, समझ रहे हो। जिसका बॉन्ड लेंथ जितना कम है उसका बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा है, यानी कि बॉन्ड एंगल increases with the decrease in bond length, है ना। बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा। ठीक। तीसरा, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। संकरण का प्रकार। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जिस हाइब्रिडाइजेशन में जितने परसेंट एस कैरेक्टर्स होंगे, जिस हाइब्रिडेशन में जितने परसेंट एस कैरेक्टर्स होंगे उसका बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा। यहां से निकाल सकते हो कंक्लूजन। ट्रिपल बॉन्ड में कौन सा हाइब्रिडेशन होता है, sp का मतलब 50% s 50% p, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है। जहां डबल बॉन्ड होता है sp2, है ना, 33.3% s कैरेक्टर्स, तो इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो गया। sp3 25% s कैरेक्टर्स, तो जैसे जैसे s कैरेक्टर कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे बॉन्ड एंगल कम होता जा रहा है ना। तो अगर आपसे पूछें कि कोई मॉलिक्यूल है उसके अंदर, एक के अंदर sp3 हाइब्रिडेशन है, एक के अंदर sp3d हाइब्रिडेशन है, एक के अंदर sp3d2 हाइब्रिडेशन है, मतलब बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, sp3 वाले का। क्योंकि जैसे जैसे ऑर्बिटल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे s कैरेक्टर कम होते जाएंगे। sp केवल 2 ही ऑर्बिटल, तो 50% s कैरेक्टर। sp2 टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए, 3 ऑर्बिटल, तो एस कैरेक्टर थोड़ा कम हो गए 33%। sp3 4 ऑर्बिटल हो गए, तो अब एस कैरेक्टर कितने रह गए 25%। sp3d 5 ऑर्बिटल हो गए, तो एस कैरेक्टर और कम हो जाएंगे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एस कैरेक्टर कम होते जाएंगे, और जैसे जैसे एस कैरेक्टर कम होते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा बेटा, बॉन्ड एंगल भी कम होता जाएगा। समझ गए बात को। तीसरी बात, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। चौथी बात ले लो, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। अगर लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो एंगल कम होता जाएगा। लोन पेयर बढ़ेगा तो एंगल कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा, क्योंकि लोन पेयर जब बढ़ेगा तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ेगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ेगा। रिपल्शन बढ़ेगा मतलब क्या हुआ कि वो बॉन्ड पास पास आ जाएंगे,
बॉन्ड पास पास आएंगे तो उनके बीच का बॉन्ड कम होगा कि बढ़ेगा? अगर बॉन्ड पास पास आए, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है AB2, AB2 है ना, यहां पर एक भी लोन पेयर नहीं है, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? लीनियर होगी कि नहीं होगी? इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। अगर मेरे पास एक और मॉलिक्यूल है जिसमें कि एक लोन पेयर आ गया है, तो AB2 ही। अब ये लोन पेयर क्या करेगा? इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो दोनों बॉन्ड नीचे चल जाएंगे। नीचे चल जाएंगे तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। समझ रहे हो बात को? अगर एक और लोन पेयर आ गया और रिपल्शन बढ़ जाएगा। कौन? बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो होता है वो लोन पेयर रिपल्शन से कम होता है। सबसे बड़ा रिपल्शन होता है लोन पेयर, फिर होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर होता है बॉन्ड पेयर। समझ रहे हो? तो जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रिपल्शन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे रिपल्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। समझ आ रही बात? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, पांचवा आता है साइज ऑफ एटम। लिखना है? ठीक है, लिख देते हैं। बॉन्ड एंगल decreases with the increase in lone pairs, है ना? जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेंगे वैसे वैसे बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। फिफ्थ आता है साइज ऑफ सेंट्रल एटम। साइज ऑफ सेंट्रल एटम, जैसे मैं आपसे बात कहूं NH3, PH3, ASH3, BiSBH3, है ना? सारे एक ही ग्रुप के हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो इसमें लोन पेयर का कॉन्सेप्ट तो लगेगा नहीं, क्योंकि सब एक ही ग्रुप के हैं, तो लोन पेयर सेम होंगे। समय लोन पेयर क्या होंगे बेटा? सेम होंगे। अब अगर हमसे पूछे कि इनका साइज का, इनका जो बॉन्ड एंगल है उसका ऑर्डर क्या होगा, तो इनके बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ये होगा। जिसका साइज जितना छोटा होगा उसका बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा। जिसका साइज जितना छोटा होगा उसका बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा, क्योंकि साइज छोटा होगा। लोन पेयर तो बराबर है सब में। अब साइज छोटा होगा तो साइज छोटा होने पे बॉन्ड पास पास आएंगे, तो उनके बीच में बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ेगा। और जब बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ेगा तो एंगल बढ़ जाएगा। समझ आ रही बात? तो NH3, PS3, ASH3, SBH3, इनमें से सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा? NH3 का, है ना? तो एक ही ग्रुप में अगर आप टॉप से बॉटम आओगे, तो टॉप से बॉटम आने पे एटॉमिक साइज बढ़ेगा, और जैसे जैसे साइज बढ़ेगा बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। समझ आ रही बात, है ना? तो बॉन्ड एंगल को 5 फैक्टर्स ने अफेक्ट किया। कौन कौन से फैक्टर्स थे? बोलो। हाँ, एक और चीज ध्यान रखना इसमें, साइज ऑफ कॉर्नर एटम। कई बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है। साइज ऑफ कॉर्नर एटम, सेंट्रल एटम का साइज तो हमें पता है कि साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। सेंट्रल एटम के साइज में उल्टा होता है ना? वही चलता है सेम। इसका भी बॉन्ड एंगल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कॉर्नर एटम जितना बड़ा होगा उसका भी बॉन्ड एंगल उतना कम होगा, है ना? कॉर्नर एटम के जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें I2O, Br2O, Cl2O, F2O। अब इसमें सेंट्रल एटम जो है उसका साइज सेम है।
सेंट्रल एटम सब में कौन है? ऑक्सीजन। सब में कौन है बेटा? ऑक्सीजन, है ना। अब I2O जो होगा इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, है ना। I2O का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, फिर Br2O का, फिर Cl2O का, फिर F2O का, स्मॉल टा होगा। अगर सेंट्रल एटम की बात करेंगे तो सेंट्रल एटम जितना बड़ा होगा बॉन्ड एंगल उतना कम होगा, और अगर कॉर्नर एटम चेंज हो रहा है तो कॉर्नर एटम जितना बड़ा होगा उसका बॉन्ड एंगल भी उतना ज्यादा होगा। समझ गए बात को? तो 5 फैक्टर्स हैं जो किसको अफेक्ट करते हैं बेटा? बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करते हैं। 5 फैक्टर समझ में आए, है ना। सबसे पहला 6 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल भी उतना ज्यादा। सेकंड बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा बॉन्ड एंगल उतना कम। तीसरा हाइब्रिडाइजेशन, इसमें आपको क्या ध्यान रखना कि एस करेक्टर नहीं निकाले जा रहे हैं आप, ऑर्बिटल ध्यान रखो कि ऑर्बिटल जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, ऑर्बिटल जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एंगल कम होता जाएगा। ऑर्बिटल बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा? ज्योमेट्री उसकी बढ़ेगी ना, लीनियर आएगी, फिर ट्रायगोनल आएगी, फिर टेट्राहेड्रल आएगी, फिर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल आएगी, फिर पेंटागोनल आएगी, फिर हेक्सागोनल आएगी, ऑक्टाहेड्रल आएगी। तो जैसे जैसे वहां पर बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे तो बॉन्ड पास पास आते जाएंगे, बॉन्ड डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। भाई बॉन्ड बढ़ते जा रहे हैं तो बॉन्ड क्या आते जाएंगे? पास पास आते जाएंगे, तो उनके बीच का एंगल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है। फिर आता है हमारे पास साइज ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का साइज जितना बड़ा होगा उसका बॉन्ड एंगल उतना कम होगा। और सबसे लास्ट में आएगा हमारे पास कौन? कॉर्नर एटम। तो कॉर्नर एटम आपको क्या ध्यान रखना है? क्या ध्यान रखना है कि साइज जितना बड़ा होगा बॉन्ड एंगल उतना बड़ा होगा, बड़ा होगा। ठीक है। तो ये हो गए हमारे 2 मेन पैरामीटर्स, एक होगी बॉन्ड लेंथ और एक हो गया बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंथैल्पी